देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करना है। जो जो टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक आपको उतना ही कवर करना है। आज हमारा केवल इंट्रोडक्शन रहेगा, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस, उसके बाद इटली। फ्रांस में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है आपको नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड ऑफ 1804। ठीक है, ये जो नेपोलियन कोड ऑफ 1804 क्या है इसे समझना है। चलते हैं क्लास 9 में। प्रीवियस क्लास में 1804 में आपने पढ़ा होगा कि जो फॉल ऑफ डायरेक्टरी, मतलब एक पहले डायरेक्टरी रूल होती थी, उसके गिरने के बाद ये जो नेपोलियन है ये वहां का सिंहासन अपने हाथों में ले लेता है। तो जिस दिन ये एसेंड होता है अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पर बैठता है, उस टाइम को 1804 का वो दौर था, टाइम था, उसी को सिविल कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है 1804। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो चीजें केवल आपको राइट करनी है एग्जाम में। एडवांटेज क्या है? जब इसने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब एक काफी व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके साथ साथ जो मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट थे उसको और वेट थे उसको इक्वल कर दिया गया। मतलब मापने की जो प्रणाली थी वो डिफरेंट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें हम, तो वहां पे कपड़े की एक यूनिट होती थी जिसको एले कहते थे। इसका मतलब ये था, ये यूनिट थी कपड़ा नापने की। हर एरिया में डिफरेंट इसकी वैल्यू होती थी। जैसे कहीं पर एक यूनिट की वैल्यू आपकी 0.75 है, कहीं 1.25 है। इसके वजह से वहां पर ट्रेड करना, व्यापार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता था, किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस। तो ये हो गया हमारा नेपोलियन का एडवांटेज। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया कि जो फ्यूडल टैक्स वगैरह होते थे, ड्यूज होते थे, उसको समाप्त करा दिया। और वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है कोई भी फ्रीली जो है ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो ये भी एडवांटेज ही था। लेकिन डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक भी पूछता है एग्जाम में, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या था? तो डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक में हम ये बताएंगे कि नेपोलियन का जो एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में चेंज हो गया। वाई? क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम, जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यूरोप में, उसके लिए जो उसका एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, खर्चा मेंटेन करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। उसके साथ साथ इनका टारगेट था, इनका उद्देश्य ये था उस टाइम का कि कॉन्कर ऑल द ओवर यूरोप, पूरे यूरोप को जीतना है, इसका उद्देश्य था। इसीलिए जो लोग रिलक्टेंट थे, जिनकी इच्छा नहीं थी, उनको भी फोर्सिबली आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया। इसलिए वहाँ के लोग नाराज हो गए। समझ आ गया बच्चों? ये रहा हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज। दूसरी बात, अब हम इसके बारे में, इसके बाद है जोलावरिन। एक वर्ड आपके बुक में आएगा कि व्हाट वाज जोलावरिन, आएगा जैसे ही बुक में बता देंगे कहाँ है। जोलावरिन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है। जोलावरिन का मतलब था ट्रेड यूनियन, एक व्यापार संघ था। क्यों बनाया गया था? ये जो डिफरेंट करेंसी चलती थी और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन लगे थे ट्रेड पे, उसको रिड्यूस करना। इन करेंसी को, मतलब उसमें 30 करेंसी थी लगभग, 30 को करेंसी को रिड्यूस करके 2 करेंसी में चेंज कर दिया गया। तो इसीलिए इसका मतलब था जो जोलावरिन था। समझ गए? पूछेगा व्हाट वाज जोलावरिन? जोलावरिन वाज अ ट्रेड यूनियन that aims to reduce the taxes that imposed over trade। मतलब जो कि व्यापार के ऊपर जो ट्रेड लगाया गया था, जो टैक्स लगाया गया था, उसको रिड्यूस करना ही उनका उद्देश्य था। समझ गए सभी लोग? ठीक है, अब बताते हैं नेशन स्टेट। दूसरी बात आप लोग को समझना है इसमें, नेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज नेशन स्टेट? नेशन स्टेट दूसरा क्वेश्चन ये आएगा। अब नेशन स्टेट क्या है कि नॉट ओनली रूलर्स ऑफ दियर प्लेस बट आल्सो सिटीजन्स हैव कॉमन आइडेंटिटी विद शेयर्ड कल्चर। मतलब ना केवल राजा बल्कि वहाँ के लोगों की भी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए और उनका कल्चर भी शेयर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पूर्वज कौन है? आर्य।
तो पूछेगा आपके पूर्वज कौन है, तब बताएंगे आर्य। दादा का नाम मत बता दीजिएगा, हमारे पूर्वज वो, क्योंकि ये हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट यही है कि रूलर्स एज वेल एज जो सिटीजन्स हैं उनकी कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, उसे हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। क्लियर बेटा? 3 बातें बताएं। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, पहला इससे पहले लिखा गया है एक फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। जो फ्रेडरिक सोरियो कौन था ये पूछता है। पहला पॉइंट है यही, पहले पेज पर ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। He prepared a series of 4 volumes and visualized a nation that is made up in his word by word, republic and democratic। ये कहा, इन्होंने कहा। इसका मतलब क्या है? 4 वॉल्यूम की एक सीरीज इन्होंने तैयार की और इन्होंने नेशंस को जिन शब्दों में इन्होंने विजुअलाइज किया था, राष्ट्र की कल्पना जिन शब्दों में इन्होंने की थी, उसको इन्होंने बताया कि एक नेशन जो है वो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक जैसे शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। बात समझ आ गई? ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए फोर्थ हमें क्या पढ़ना है। 1804 में ये नेपोलियन एसेंट होता है, अपने थ्रोन पे सिंहासन पर बैठता है, तो सिविल कोड लॉन्च करता है। 1815 में 1815 में ये हार जाता है। कहाँ? बैटल ऑफ वाटरलू के युद्ध में। वहीं पर 1815 में एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज की जाती है, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना, हाँ संधि, वियना की संधि कहते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना, उसका क्या उद्देश्य था हम लोग ये समझते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना में अब देखिए ये 1815 से प्रीवियस में जितने भी यूरोप के टेरिटरी को ये जो नेपोलियन कंक्वर्ड कर चुका था, जीत चुका था, उसी एरिया का सेटलमेंट करने के लिए जो यूरोपीय पावरफुल नेशन थे जैसे रसिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ये लोग वियना में एक ट्रीटी रखे कि अब तो इसका काम तो तमाम हो गया, चलो जो बचा कुचा है मिलकर बांट लेते हैं। समझ गए? तो अब जो बचा हुआ एरिया था ये लोग सेटलमेंट करना चाहते थे और फ्रांस की बाउंड्री पर न्यू स्टेट क्रिएट कर देना चाहते थे, ताकि फ्यूचर में फ्रांस जो है अपने पैर न पसार पाए, आगे बढ़ न पाए, अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन न कर पाए, विस्तार न कर पाए। क्लियर? ये थी ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो है किसके द्वारा होस्ट की गई थी? तो होस्टेड बाय एक व्यक्ति था, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक जो है, अब फ्रांस में कोई समस्या होती है तो ड्यूक मेटरनिक एक सेंटेंस बोलता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड एंड कफ। मतलब जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। क्या इतना तेज छींकता होगा वो? ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई अपहीवल होती थी, मतलब उथल पुथल, कोई अपहीवल अगर फ्रांस में होती थी तो पूरे यूरोप को प्रभावित करती थी, क्योंकि उस समय फ्रांस जो नेपोलियन की वजह से फ्रांस बाकी यूरोपियन में भी इसकी कॉलोनीज वगैरह होती, ये कंट्रोल एरिया कर दिया था। मतलब फ्रांस में अगर थोड़ी भी हलचल होती थी तो पूरे यूरोप को पता चल जाता था। इसका हम लोग जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे स्टेटमेंट में। ठीक, मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक एक और सेंटेंस बोला था, वो भी याद रखिएगा। पहला ये पूछता है कि हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। पहला ये पूछता है, आंसर मेटरनिक। एक सेंटेंस और मेटरनिक ने कहा था, वो भी याद रखिएगा। दूसरा सेंटेंस है उसका जो कि उन्होंने गैस्पी मेजनी के लिए कहा था। गैस्पी मेजनी जब यंग इटली, यंग यूरोप जैसी संस्थाओं की स्थापना करने लगता है और कंजर्वेटिव लोगों को ड्राइव आउट करने की कोशिश करता है, हटाने की, उनका शासन समाप्त करने की कोशिश करता है, तो फिर मेटरनिक उसको एक बार कमेंट करता है कि गैस्पी मेजनी इज द डेंजरस इनमी ऑफ सोशल ऑर्डर। मतलब समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो गैस्पी मेजनी है। ये कौन कहता है? ड्यूक मेटरनिक। 2 सेंटेंस याद रखिएगा। क्लियर?